हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे क्लास 12 की मैथमेटिक्स का पार्ट, जिसमें हमने आरबीएससी ने जो 2021 का मॉडल पेपर इशू किया था, जारी किया था, हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। आज हम इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अब तीसरे पार्ट में क्या है, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं जो हम सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देख लें कि जो तीसरा पार्ट हमारा था वो किस तरह का था। अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें तो सी पार्ट में इस तरह के क्वेश्चन थे हमारे पास, जिसमें 4 क्वेश्चन थे, 20, 21, 22 और 23। और ये चारों क्वेश्चन किस फॉर्म के थे, ये और वाले सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। और का मतलब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से किसी एक को आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो ये जो हमारा पेपर है, इसका ये सी पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे। तो सी पार्ट के लिए सबसे जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 20। उसमें इसने क्या दे रखा था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3 है। तो हमें क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हमें जो इस साइन के साथ x दे रखा है, उस x की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। उसकी हमें वैल्यू निकालनी है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो हम वैल्यू आज फाइंड करेंगे इसमें। और दूसरा जो इसमें और में क्वेश्चन दे रखा था वो एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था। उसको प्रूव करना था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z अगर π/2 के बराबर है, देन xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1 होता है। तो पहले हम पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, फिर हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट हमने उठा लिया। पहले पार्ट में क्या था, पहले पार्ट में हमें ये गिवन था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x का हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम वो भी लगा सकते थे, लेकिन उससे क्या होगा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y में 2 पार्ट आते हैं, जिसमें साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्र प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्र। इट मीन्स दोनों पार्ट में रूट आता है, लेकिन अगर इसको कोस में बदल लें तो इसके एक ही पार्ट में रूट आएगा। अब रूट आने से क्या होता है कि अगर एक पार्ट में रूट आएगा तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, और अगर दोनों पार्ट में रूट होगा तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करना टिपिकल हो जाता है, उसको 2 बार स्क्वेयर करना पड़ता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को कोस इनवर्स x में कन्वर्ट करेंगे। हमें इस बात का पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, π/2 होती है। वो हमारे पास क्या होती है, π/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कोस इनवर्स। तो हमने अपने क्वेश्चन में ये जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x था, इसको रिप्लेस कर देना है किससे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस कोस इनवर्स x से। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस कोस इनवर्स x से। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हमने साइन इनवर्स x को π/2 माइनस कोस इनवर्स x लिख दिया, और साइन इनवर्स 2x को हमने लिख दिया π/2 माइनस कोस इनवर्स 2x। ये हमने लिख के बराबर π/3 हमें दे रखा है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, π/2 और π/2 मिलके पाई बन जाएंगे, और ये बन जाएगा माइनस का कोस इनवर्स और माइनस का कोस इनवर्स 2x बराबर हमारे पास कितना पड़ा है, π/3 पड़ा है। तो ये हमारे पास बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पाई वालों को एक साइड कर लेते हैं और इन्वर्स वालों को एक साइड कर लेते हैं। तो पाई को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा पाई माइनस π/3। इसको हमने लिख दिया पाई माइनस π/3। तो इस कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स 2x को एक साइड लेके गए तो ये प्लस का बन जाएगा। तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x ये बन गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x बराबर 2π/3। अब हमें इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी, तो हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, कोस इनवर्स xy माइनस √1 माइनस एक्स स्क्र √1 माइनस वाई स्क्र। ये हम अप्लाई कर देंगे। x की जगह हमारे पास क्या है, x ही दे रखा है, और y की जगह हमें क्या दे रखा है, 2x। तो हम फार्मूला अपना अप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा कोस इनवर्स x इंटू 2x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्र √1 माइनस 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर बराबर 2π/3। अब देखो, कोस इनवर्स को दूसरी साइड ले जाओ, इस कोस इनवर्स को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो कोस इनवर्स को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास बनेगा क्या,
ये बन जाएगा कोस 2π/3, इधर बन जाएगा कोस 2π/3 और यहाँ बच जाएगा 2x² माइनस √1 माइनस x² √1 माइनस 4x² बराबर कोस 2π/3। अब कोस 2π/3 को लिखा जा सकता है कोस पाई माइनस π/3 और कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो इसको हम लिख देंगे माइनस कोस π/3 और माइनस कोस π/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2 यानी 2x² माइनस √1 माइनस x² √1 माइनस 4x² की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो रूट वाले हैं उनको एक साइड ले जाओ और बिना रूट वाले एक साइड रख दो। जब हम रूट वालों को एक साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा 2x² + 1/2 √1 माइनस x² √1 माइनस 4x²। जैसे ही हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा 2x² + 1/2 की होल स्क्वेयर, 2x² + 1/2 की होल स्क्वेयर और इधर बन जाएगा √1 माइनस x² √1 माइनस 4x² की होल स्क्वेयर। अब देखो जब हम इसका होल स्क्वेयर खोलेंगे तो ये बन जाएगा 4x की पावर 4 + 1/4 + 2x² और इसका रूट हट जाएगा 1 माइनस x² माइनस 1 माइनस 4x²। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू बनेगी 1 माइनस 4x² माइनस x² + 4x4, 4x4 से कट जाएगा और हमारे पास ये x² 4x², ये माइनस का x², ये माइनस के 5x², ये प्लस के 2x²। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 5 + 2 7x², ये बन जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। तो x² की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये 7 इसके बटा में चला जाएगा तो 3/28। तो x की वैल्यू आ गई +-1/2 √3/7। अब x की वैल्यू दो तरह आ गई, x बराबर 1/2 √3/7 और x की वैल्यू -1/2 √3/7। अब हम इसमें से चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू हमें लगानी है और कौन सी नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x। इन दोनों को जोड़ने पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही थी 2π/3, यानी कैसी वैल्यू आ रही थी, पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। और पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव, क्योंकि अगर नेगेटिव हुई तो साइन इनवर्स माइनस x क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब हम नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते, हमारा आंसर क्या आएगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z बराबर π/2, ये गिवन था। हमें एक इक्वेशन को प्रूव करना था, तो इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z का फॉर्मूला पता है। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स x + y + z माइनस xyz बटे 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx बराबर π/2। अब tan को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा tan π/2, इधर बन जाएगा x + y + z माइनस xyz बटे 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हमारा ओवरऑल बना। अब tan π/2 की वैल्यू हमें पता है इन्फिनिटी होती है, तो हमने इन्फिनिटी रख दी, तो ये बन गया x + y + z माइनस xyz बटे 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/0, तो हमने इन्फिनिटी को लिख दिया 1/0। अब 1/0 लिखने से क्या होगा, 0 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 0 बराबर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इट मीन्स xy + yz + zx की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यही हमें प्रूफ करना था। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें इसने क्या दिया हमें, इसमें ये बोला गया है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, हमें एक फंक्शन दे रखा है, हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड करना है और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल फाइंड करना है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग का मतलब होता है आपका जो फलन है वो कैसा होना चाहिए कि हम उस फलन का डेरिवेटिव करें और डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए, वहाँ तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, और जहाँ f' लेस देन 0 आ जाए वहाँ आपका फंक्शन डिक्रीजिंग रहता है। अब देखो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो कैसा दे रखा है, f(x) फंक्शन है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x + 7। f' निकालेंगे तो हम f(x) का डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 6x² माइनस 6x माइनस 36। इसमें से 6 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x² माइनस x माइनस 6। अब हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं, जहाँ पे आपके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, तो हम f' को 0 के बराबर रख देंगे, तो ये बन जाएगा 6 × x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब 6 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा, x² माइनस x माइनस 0 x माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो अब क्या होगा,
अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 यानी इसके हमने फैक्टर कर लिए तो ये बन गया x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 यानी इसके दो फैक्टर आए x माइनस 3 और x प्लस 2 यानी x की दो वैल्यू मिल गई x बराबर 3 और x बराबर माइनस 2 यानी दो क्रिटिकल पॉइंट मिले। अब जैसे ही हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाते हैं हम क्या करते हैं उसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर देते हैं, क्योंकि हमारे क्रिटिकल पॉइंट दो आए, पहला पॉइंट आया -2, दूसरा पॉइंट आया 3, तो इनको हमने लाइन के ऊपर शो कर दिया। अब शो करने के बाद आप क्या करोगे, अब हमें चेक करना है कि जब हम वैल्यू 3 से बड़ी रखते हैं तब हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो ये हमारे फंक्शन थे 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। अगर हम 3 से बड़ी रखें तो ये फैक्टर भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये फैक्टर तो है ही पॉजिटिव, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो 3 से बड़ी वैल्यू में से 3 घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू बचेगी। तो ओवरऑल ये दोनों क्या बनेंगे, पॉजिटिव, यानी 3 से बड़ी वैल्यू रखने पर ये वैल्यू पॉजिटिव बनेंगे। अब 2 से तो बड़ी रखनी है लेकिन -2 से बड़ी रखनी है, लेकिन 3 से क्या रखनी है, छोटी। 3 से छोटी जैसे ही रखेंगे, -2 से बड़ी रखेंगे, बड़ी रखने का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू तो आएगी प्लस में, ये फैक्टर तो प्लस का आ जाएगा और ये फैक्टर नेगेटिव आएगा, क्योंकि 3 से छोटी वैल्यू रख रहे हो। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या बनेगी, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव बन गई। फिर हमारे पास बच गया डिक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग के लिए -2 से आपने छोटी रखनी है, -2 से छोटी रखेंगे तो दोनों फैक्टर नेगेटिव आ जाएंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। यानी ये नंबर लाइन शो करने के बाद हमें ये चीज़ मिली कि हमारा जो f' है वो 3 से बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव, -2 और 3 के बीच में नेगेटिव, और -2 से जब छोटा है तब हमारा फंक्शन क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। अब हमारे फंक्शन की वैल्यू जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव होगी वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, और यहाँ पे नेगेटिव होगी वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। तो सबसे पहले हमने देखा f' ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में है, ये इंटरवल है यहाँ से -∞ से लेके -2 तक और 3 से लेके ∞ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ओपन ब्रैकेट में आपने लिखना है इसको। तो -∞ से -2 यूनियन 3 से ∞, यहाँ हमारा फंक्शन क्या रह रहा है, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या बनेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। फिर हमने दूसरे इंटरवल में देखा कि फंक्शन का डेरिवेटिव था वो नेगेटिव कहाँ रह रहा था, -2 से लेके 3 के बीच में। तो -2 से लेके 3 के बीच में हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए हमारा इंटरवल आ गया -2 से 3। तो ये तो आ गया इंक्रीजिंग के लिए और ये आ गया डिक्रीजिंग के लिए। इस तरह से आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल फाइंड करोगे। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल जो फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे कि हमें सबसे पहले डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, और उन क्रिटिकल पॉइंट के इंटरवल जो बन रहे हैं उनमें हमें वैल्यू चेक करनी है कि कहाँ पे हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। जहाँ पे आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहाँ आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ पे आपका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहाँ पे आपका जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसके अथवा में दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट की, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है जिसमें कर्व दे रखा है y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7 विच इज़ पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस y प्लस 9। यानी इस कर्व की एक स्पर्श रेखा निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है, समझ गए। यानी इस लाइन की आपने क्या निकालनी है, इस कर्व की एक स्पर्श रेखा या एक टेंजेंट ऐसी निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो स्पर्श रेखा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी स्पर्श रेखा निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m को ही हम dy/dx लिखते हैं, m लिख दो या dy/dx लिख दो इन x माइनस x1। यहाँ x1 y1 क्या होते हैं, वो पॉइंट जहाँ से हमारी स्पर्श रेखा पास आउट हो रही है, और dy/dx क्या होती है, उस स्पर्श रेखा की स्लोप होती है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, हमें इस कर्व की स्पर्श रेखा निकालनी है। तो कर्व के लिए dy/dx हम निकाल सकते हैं, तो dy/dx निकाला तो वो कितना आया 2x माइनस 2, यानी dy/dx आ गया 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि हमें dy/dx तो मिल गया, हमें डाल तो मिल गई, हमें प्रवणता तो मिल गई, हमें स्लोप तो मिल गई, हमें अब पॉइंट फाइंड करने हैं। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये गिवन है कि ये जो स्लोप है, ये जो इस कर्व के ऊपर स्लोप आई, ये स्लोप वहाँ पे फाइंड करनी है जहाँ पे इस लाइन के पैरेलल हो जाए। तो इस लाइन की स्लोप कितनी है, इस लाइन की स्लोप हमारे पास कितनी है, इस लाइन को अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा 2y माइनस y प्लस 9, यानी y बराबर 2x प्लस 9। अगर y बराबर mx से इसका कंपैरिजन करें तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब dy/dx की वैल्यू 2 के बराबर रख दो, तो dy/dx को आपने क्या रख दिया 2, क्योंकि आपने कंपेयर करना है कि हमारी जो कर्व की डाल या कर्व की
स्लोप वहाँ पे लेनी है जहाँ पे ये स्लोप क्या हो जाए, इस जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल हो जाए। तो गिवन लाइन की स्लोप 2 है और हमारे कर्व की स्लोप जो हमने निकाली वो dy/dx है, तो इनको आपने बराबर रख दिया 2 के। तो हमें dy/dx की वैल्यू कितनी निकाली, 2 × x-1, और इसके हिसाब से वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये हमारा वो पॉइंट आ गया जहाँ पे स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी, इस लाइन के स्लोप के बराबर होगी। अब x की वैल्यू जब मिल गई तो इस x की वैल्यू को आपने कर्व में रखना है, जो हमें गिवन कर्व है उस गिवन कर्व में x की वैल्यू को रख दो तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो y की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो पॉइंट हमारा आ गया 1,6। अब 1,6 आ गया पॉइंट और 2 आ गई स्लोप, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं y-y1 बराबर m इंटू x-x1, तो y-6 बराबर 2 × x-1, ये बन गया y-6 बराबर 2x-2, तो y बराबर 2x + 4। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 29 है उसमें क्या दे रखा है हमें, फाइंड द वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 9 यूनिट। हमें 9 यूनिट का एक वेक्टर फाइंड करना है। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो दे दिया, डायरेक्शन उसने क्या दी, ये 2 वेक्टर दे दिए, और वो कहता है कि इन 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर फाइंड कर लें, फिर उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास 9 यूनिट का ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो इन दोनों वेक्टर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हमने देखा है कि अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर, 2 वेक्टर अगर गिवन है तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और वो बी वेक्टर के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्योंकि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, ये तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में एन कैप, एन कैप की डायरेक्शन क्या होती है, जिस सरफेस में ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं उसके लंबवत, उसके परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, हमें ये 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज़ टू गिवन वेक्टर देन ए क्रॉस बी वेक्टर इज़ ए वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ। जो मैंने आपको अभी समझाया वही चीज़ हमने इसको लिखी हुई है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आप ए वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो बनेगा वो कैसे निकालेंगे हम, ये हो जाएगा आई वेक्टर जे कैप के कैप, 4 -i 3 और 2 1 और -2 1 और -2, पहला वेक्टर लिख दिया और दूसरा वेक्टर लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप को लेंगे, आई कैप वाली कॉलम को छोड़ देंगे, रो को छोड़ देंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, -2 × -1 प्लस का 2, -3 × 1 2 -3, फिर माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप लेने के बाद हम क्या करते हैं, जे कैप का वाला कॉलम और जे कैप वाली रो हम छोड़ देते हैं। जे कैप वाला कॉलम छोड़ दो और जे कैप वाली रो छोड़ दो, तो हमारे पास बचेगा क्या, 4 × -2 × 3 × -2, तो कितना हो गया ये, -8 + 6 प्लस के कैप 4 -2, के कैप वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये बनेगा ये। तो फाइनली हमारा जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा -i कैप +2 जे कैप +2 के कैप। अब ये तो वो वेक्टर आया जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अब हमें क्या करना है, हम इसका क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर। हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर। तो हमने इसकी डायरेक्शन निकाली, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए हमने एन कैप का क्या होता है, जैसे हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं तो वेक्टर की अगर बात करें तो वेक्टर जो होता है वो कैसा होता है, वेक्टर को हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को लिखते हैं तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर बट्टे मॉड ऑफ ए वेक्टर या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम करेंगे तो इसमें भी हमें एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो एन कैप क्या हो जाएगा, ऊपर तो हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और नीचे लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, एन कैप बराबर -i कैप +2 जे कैप +2 के कैप बटे √1 + 4 + 4। तो ये बन गया -i कैप +2 जे कैप +2 के कैप बटे 3। ये हमारा क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया इस वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अकॉर्डिंग। तो ए वेक्टर बी वेक्टर क्या था, ये हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर था जिसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है,
हमें पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। हमें कितने मैग्नीट्यूड का फाइंड करना है, हमें 9 मैग्नीट्यूड का फाइंड करना है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9n कैप क्या बन जाएगा, -3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप, जो कि हमारा रिक्वायर्ड क्या है, वेक्टर है। अब इसी के अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा था और में उसमें क्या दिया, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। हमें एक आर कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। ये आर क्या कर रहा है, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू वोज पोजीशन वेक्टर आर पी एंड क्यू गिवन है। हमें क्या दे रखा है, हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पी पॉइंट और एक क्यू। अब पी और क्यू को आर एक वेक्टर है जो इंटरनली अंत विभाजित कर रहा है किस अनुपात में, 2:1 में। पी का पोजीशन वेक्टर दे दिया, क्यू का पोजीशन वेक्टर हमें दे दिया। तो हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, ये हमारा पॉइंट पी था, ये हमारा पॉइंट क्यू था, इसको डिवाइड करने वाला ये आर वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है कि उस पॉइंट को हम ओरिजिन से मिला देते हैं तो पोजीशन वेक्टर बनता है। हमें ओ पी दे रखा है, ओ क्यू दे रखा है, हमें ओ आर फाइंड करना है। तो हमें अंत्य विभाजन का जो फॉर्मूला होता है, इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला, कि अगर आर वेक्टर कोई वेक्टर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर दे रखी हैं उनको m/n में अगर डिवाइड करता है तो इंटरनल का फॉर्मूला आर वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, m इंटू बी वेक्टर आता है। कैसे, m को इसके b वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, n को a वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और बटा में m+n। तो हम भी यही करेंगे। हमें क्या दे रखा है, p और q को r डिवाइड कर रहा है तो ओ आर वेक्टर क्या बन जाएगा, ओ आर वेक्टर बन जाएगा 2 इंटू ओ क्यू प्लस 1 इंटू ओ पी। तो 2 इंटू ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर लिख दिया प्लस 1 इंटू पी का पोजीशन वेक्टर बटे 1 + 2 m+n किया। तो ओ आर वेक्टर क्या बन गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आई वालों को एक साथ किया तो माइनस का i कैप, जे वालों को एक साथ किया तो 4j कैप, 2k कैप माइनस k कैप k कैप, यानी ओ आर वैक्टर क्या आया, -i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप बटे 3। ये हमारा ओ आर वैक्टर आ गया। अब इसका जो 23rd क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, इसमें क्या दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। एक लाइन दे रखी है 2x + y = 4, एक्स एक्सेस एंड ऑर्डिनेट्स x = 0 x = 3। यानी कहने का मतलब ये हमें कोई लाइन दे रखी है, तो लाइन कितनी है, y = -2x + 4। अब इसमें अगर हम प्रवणता निकालें, ढाल निकालें, हम इसकी स्लोप निकालें तो m बराबर कितना है, -2। m बराबर -2 आने का मतलब ये जो लाइन है वो x एक्सेस के साथ कैसा कोण बना रही है, अधिक कोण बना रही है, 180 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा कोण बना रही है। इट मीन्स होगा क्या कि ये जो हमारे पास लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स एक्सेस के ऊपर पॉइंट फाइंड करते हैं और वाई एक्सेस के ऊपर पॉइंट फाइंड करते हैं। अगर हम एक्स एक्सेस के ऊपर पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो y = 0 रख दो, क्योंकि एक्स एक्सेस के ऊपर y 0 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 मिलेगी। हम जैसे ही हम y = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो ये पॉइंट आ गया एक्स एक्सेस के ऊपर, ये पॉइंट आ गया वाई एक्सेस के ऊपर। इन दोनों को मिला दिया, मिलाने से ये लाइन बन गई। अब हमें क्या पूछा उसने, हमें उसने कहा कि ये जो लाइन है इसका एरिया निकालना है, कौन कौन सा, एक्स एक्सेस से और x = 0 से x = 3 के ऊपर। तो x = 0 से लेके 2 तक तो एरिया इतना आएगा, और 2 से लेके 3 तक एरिया हमारा इस x एक्सेस के नीचे आएगा। तो ये हमारा ओवरऑल एरिया बनेगा। तो ओवरऑल एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ADO का मतलब जो पहला पार्ट है ADO, और दूसरा एरिया हमारा क्या हो जाएगा, AB एंड C। दो एरिया हमने निकालने। नीचे वाला एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, मॉड में लिख दिया। तो हमारा एरिया क्या आता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, y × dx, और लिमिट लगेगी x की। तो y × dx लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, y × dx। दो तरह से हमारा एरिया आएगा, y × dx 0 to 2 और y × dx 2 से 3, मॉड लगा दिया अपने ऊपर। अब देखो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2x + 4, वो हमने रख दी -2x + 4 -2x + 4। इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो कितना आएगा, x² 2 से 2 कैंसिल आउट, -x² और 4 का करेंगे तो 4x। यहाँ पे भी वही -x² + 4x। लिमिट हमें लगानी है 0 से 2 और 2 से 3। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर लिमिट पुट करने से होगा क्या, हमारे पास बनेगा -4 + 8, यहाँ आ जाएगा -9 + 12। अपर लिमिट पुट करेंगे तो, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो
और ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो 4+1 यानी 5 यूनिट स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से हम एरिया वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसके जो और में दे रखा था क्वेश्चन वो इस तरह से था कि dy/dx आपने फाइंड करना है, y बराबर log x प्लस log x प्लस log x इन्फिनिटी तक जा रहा है log x। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि log इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें से अगर एक log को कम कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, एक log को तो अलग लिख दिया और बाकी जो बच गया उसको हमने y नाम दे दिया, क्योंकि y के बराबर ही आएगा। इन्फिनिटी टाइम log है तो इन्फिनिटी में से एक कम कर दो या एक जोड़ दो, से क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने भी ऐसा ही किया। तो y बराबर क्या आ गया, √log x प्लस y। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो y² बराबर क्या बन जाएगा, log x प्लस वाई। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो y के x के विद रिस्पेक्ट तो ये बनेगा 2y dy/dx, और log x का करेंगे तो 1/x, y का करेंगे तो dy/dx। हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो dy/dx को एक साइड ले जाओ, 2y dy/dx माइनस dy/dx बराबर 1/x। तो ये बन गया 2y माइनस 1 dy/dx बराबर 1/x। तो dy/dx क्या बन जाएगा, 1/x 2y माइनस 1। तो ये हमारा ओवरऑल जो पार्ट था वो पार्ट सी था जिसको हमने आज सॉल्व किया। तो ये सी पार्ट में अगर कोई आपको किसी चीज़ का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसको आप क्वेश्चन 2-3 बार देखो तो आपको समझ आएगा अच्छे से। अब इनसे पता क्या लगेगा, इनसे हमें पता लगेगा कि हमारा पेपर किस टाइप का आएगा, इसलिए ये पेपर करने बहुत ज़रूरी है। तो मॉडल पेपर भी इसी हिसाब से आएगा। लास्ट में मैं एनालिसिस करूँगा कि कौन से पेपर में कौन से क्वेश्चन कहाँ से और किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। अब आप इसको देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसका अगला पार्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।